हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है अगर आप एचपीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टेट टेट दे रहे हैं या सीटेट की ही तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं। हर एग्ज़ाम के लिए इक्वली यूज़फुल होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे ही आपको कवर करवा दूंगी। और मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि अगर आप ये पूरी वीडियो एंड तक देखते हैं और खुद नोट्स बनाते हैं तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड के 99% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसके पार्ट 2 में नेट सेट या किसी भी स्टेट टेट में सीटेट में जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड PYQs हैं वो भी आपको करवाऊंगी। और उनको करने के बाद तो आप 99.99% टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। और इसके अलावा अगर आप एमएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी ये आपको इक्वली हेल्पफुल होगा। कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हो, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। एंड क्योंकि ये वन शॉट रहेगा तो आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी और इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शंस में मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टीचिंग क्या होती है। टीचिंग एक तरीके की कम्युनिकेशन है विद प्री डिटरमाइंड गोल। प्री डिटरमाइंड गोल क्या है? लर्निंग आउटकम्स। जब भी हम टीचिंग प्लान करते हैं कि क्या पढ़ाने वाले हैं तो हमारे कुछ गोल्स होते हैं जिन्हें हमें अचीव करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ तो एक तरीके की टीचिंग है और मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मेरा ये एक गोल है कि आप तक जो मैं नॉलेज पहुंचाना चाहती हूँ वो पहुंच जाए। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए। तो टीचिंग क्या होती है? कम्युनिकेशन विद प्री डिटरमाइंड गोल। तो अगर हम टीचिंग की प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि क्या चीज हम बच्चे के अंदर चाहते हैं, क्या लर्निंग आउटकम्स हैं। एक बार ऐसे भी क्वेश्चन आया है कि टीचिंग का सबसे बड़ा गोल क्या होता है, तो उसमें था कि आप बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो, आप बच्चे को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो, और भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे। लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट था लर्निंग आउटकम्स को अचीव करना, क्योंकि टीचिंग का मेन गोल यही है कि लर्निंग आउटकम्स अचीव हो। क्योंकि हम बच्चे में क्या चेंज चाहते हैं, इन्वायरमेंट में क्या चेंज चाहते हैं, वो सब हमने गोल्स में ही डिसाइड कर लिया है। तो साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चंस भी बताती चलूंगी कि किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो प्रोसेस भी कभी कभी सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है कि टीचिंग की प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, फिर उसके बाद हम बैकग्राउंड चेक करते हैं, यानी कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग जिसे हम बोलते हैं कि बच्चे को कितना आता है, मैं कहाँ से पढ़ाना शुरू करूंगी, उसके लिए मुझे ये जानना जरूरी है कि आप लोगों को कितना आता है। जैसे अभी भी मैं एक एस्टिमेट लगा के चल रही हूँ, गेस वर्क करके चल रही हूँ कि इतनी चीज आपको आती होगी और उससे आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। और अगर यही लाइव क्लास होती तो फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती, उसके बाद आगे शुरू करती पढ़ाना। फिर उसके बेसिस पर हम प्लान करते हैं कि क्या मेरा मेथड होगा, क्या स्ट्रैटेजी मैं अपनाऊंगी। फिर उसके बाद पढ़ाया जाता है, टीचिंग होती है, फिर इवेल्युएशन यानी कि लर्निंग आउटकम्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं वो चेक किया जाता है। और अगर तो अचीव हुए हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुए हैं, कुछ कमी रह गई है, जो हमें डिजायर्ड हमारे गोल्स थे वो नहीं अचीव कर पाए हैं, तो रीटीच करेंगे। तो ये थी टीचिंग की प्रोसेस। नेक्स्ट इज टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। तो जो भी टीचिंग एड्स, टीचिंग मेथडोलॉजीज, टीचिंग एक्टिविटीज नेसेसरी है टीचिंग के लिए, उसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें फेजेस ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स टास्क है और इसे सिस्टमैटिक प्लान्ड वे में करने के लिए कुछ फेजेस दिए गए हैं, और ये फेजेस दिए गए हैं जैक्सन द्वारा। यहाँ पर मैं ये फेजेस आपको उतने डिटेल में नहीं बताऊंगी। अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा, उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस ऐड कर दी हैं, तो आप वहां से डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो। तो टीचिंग में सबसे पहले फेज आता है प्री एक्टिव और प्लानिंग फेज, जो कि टीचर की क्लास में एंटर होने से पहले का फेज है। जब टीचर एक्टिव नहीं है, प्लान कर रहा है कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, तो इसमें आ जाता है कि हम गोल्स डिटरमाइन करते हैं कि क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है।
कंटेंट सिलेक्ट करते हैं, क्या कंटेंट पढ़ाना है, वो किस तरीके से सीक्वेंस में लगाएंगे हम, लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। लॉजिकल मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अगर मैं स्टार्टिंग में ही आपको कुछ मूक्स के बारे में बताना शुरू कर दूं, डिपॉजिटरीज के बारे में बताना शुरू कर दूं, वो चीज़ आपको अभी समझ नहीं आएगी। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते चलेंगे तो लास्ट तक चीज़ें थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। और स्टार्ट मैंने किया बिल्कुल ईजी से, फेजेस से। तो इस तरीके से टीचिंग हमेशा लॉजिकल होनी चाहिए प्लस साइकोलॉजिकल होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल यानी कि बच्चे की एज, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के हिसाब से होनी चाहिए। इसके अलावा प्लानिंग फेज में क्या होता है, क्या इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजी होगी, कब कहाँ क्या पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है इंटरैक्टिव फेज और इसे हम इम्प्लीमेंटेशन फेज भी बोलते हैं। यानी कि जब टीचर क्लास के अंदर एंटर कर जाता है तो सबसे पहले तो साइजिंग अप ऑफ क्लास होती है। यानी कि टीचर देखता है कि क्लास में कितने बच्चे हैं, किस हिसाब से मुझे पढ़ाना है, कितनी वॉल्यूम रखनी है, क्या मेथड उस वक्त यूज होना चाहिए उस सिचुएशन के हिसाब से। लर्नर को जानने की कोशिश करता है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करता है, उसकी अपना जो कंटेंट तैयार किया होता है वो प्रेजेंट करते हैं, सिलेक्शन इन प्रेजेंटेशन होती है। फिर उसके बाद फीडबैक और रीइंफोर्समेंट मिलता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बच्चों को फीडबैक देगा। नेक्स्ट आता है पोस्ट एक्टिव और इवेल्युएशन फेज। यहाँ पर हम चेक करते हैं कि जो हम गोल्स अचीव करना चाहते थे वो अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। अब ये कैसे होगा, हम उनसे बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर टीचर को इवेल्युएट करना है तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि उन्हें कितना समझ आया है। तो इससे पता चलेगा कि जो टीचर पढ़ाना चाहते थे वो पढ़ा पाए हैं या उतनी सक्सेस उस काम में नहीं मिली है। तो छोटे छोटे क्विजेस या बीच में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इवेल्युएट करने के लिए होता है कि कितनी चीजें बच्चे को समझ में आई हैं। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इस टॉपिक से ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपको कुछ एक्टिविटीज दे दी जाती हैं कि ये प्री एक्टिव फेज के दौरान की एक्टिविटीज है या इंटरैक्टिव की है या पोस्ट एक्टिव की है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि प्री एक्टिव में क्या क्या काम होते हैं, इंटरैक्टिव में क्या काम होते हैं और पोस्ट एक्टिव या इवेल्युएशन में क्या काम होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के मेनली 3 लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल जो होता है वो थॉटलेस टीचिंग यहाँ पर होती है कि हम जो बच्चों को सिखा रहे हैं वो सिर्फ रोट लर्निंग है। बच्चा कुछ नहीं सोच रहा है, यहाँ पर जो टीचर बोलेगा उसे रट लेगा। रोट लर्निंग है, यहाँ पर क्रैमिंग है, चीज़ों को रिकॉल कर सकता है। जैसे उसे रटा दिया गया है कि 2 2 आर 4, तो वो बच्चे को अगर आप पूछेंगे 2 2 आर तो वो 4 बता देगा क्योंकि उसे वो चीज़ रट चुकी है। टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं यहाँ कि सब कुछ टीचर पर डिपेंड करता है। बच्चा सिर्फ पैसिव है, वो सिर्फ चीज़ें रट्टा मार रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है। एक्सटर्नली मोटिवेट होता है, इंटरनल मोटिवेशन नहीं है उसमें कि मुझे कुछ करना है या सीखना है, जैसे छोटा बच्चा होता है। तो यहाँ पर पेडागॉजी यूज होती है, यानी कि हम चाइल्ड को डायरेक्शन दे रहे हैं। यूनि डायरेक्शनल होती है क्योंकि टीचर जो बोल रहा है बच्चे के लिए वही सच है और हम उसे रिटेंशन करवाते हैं कि बच्चा रटी रटाई चीज़ें बताने में सक्षम होता है। और ये लेवल दिया था हर्बर्ट ने। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये एक तरीके का ट्रांजैक्शनल अप्रोच है। यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है। ये एक लेवल अप चले गए हम कि अब बच्चा थॉटफुल हो रही है यहाँ पर टीचिंग, की बच्चा समझ रहा है चीज़ों को। और इसका सबसे बड़ा कीवर्ड होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल का एग्जाम्पल्स, रिलेशनशिप, कि बच्चा एग्जाम्पल्स दे पाता है, पैराफ्रेज कर पाता है, जो चीज़ उसने समझी है, रटी है, वो उसे अपने वर्ड्स में लिख पा रहा है। ये टीचर सेंटर्ड प्लस सब्जेक्ट सेंटर्ड मेथड है क्योंकि यहाँ पर टीचर तो हेल्प कर ही रहा है, गाइड कर ही रहा है, डायरेक्शन दे ही रहा है, पर मेन फोकस सब्जेक्ट पर है। यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि एंड्रागॉजी फॉलो हो रही है जो एडल्ट लर्नर्स के लिए यूज की जाती है कि उन्हें डायरेक्शन दी जा रही है, सेल्फ डायरेक्टेड है। और दिया था ये लेवल मॉरिसन ने। नेक्स्ट लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, टीचर फैसिलिटेटर की तरह होते हैं, लेजे फेरे जिसे हम बोलते हैं, फुल फ्रीडम, कि बच्चे के पास फुल फ्रीडम है और इस लेवल पर बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, चीज़ों को एनालाइज कर पाता है, सिंथेसाइज कर पाता है। क्रिटिकल थिंकिंग कीवर्ड है इस लेवल का। और प्रॉब्लम सेंटर्ड जो चीज़ें होती हैं उन्हें सॉल्व कर पाता है। एक ह्यूटागॉजी यहाँ पर यूज होती है, यानी कि सेल्फ डिटर्मिन्ड होता है, क्या करना है ये खुद इच्छुक होता है। ह्यूरिस्टिक मेथड से यहाँ पर चीज़ें करवाई जाती हैं, यानी कि एक रिसर्च वाला इन्वायरमेंट।
अगर हम क्वेश्चन देखें इस टॉपिक से, एक तो ये क्वेश्चन आता है कि ये लेवल्स किसने दिए हैं। जैसे कि एमएड के एंट्रेंस में भी आपने देखा होगा कि इनमें से एक के बारे में पूछा हुआ था कि ये लेवल किसने दिया है। तो ये आ सकता है कि हर्बर्ट ने कौन सा लेवल दिया है, मॉरिसन ने कौन सा लेवल दिया है, बिगी एंड हंट ने कौन सा दिया है। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टेटमेंट बना के कि बच्चा जो है वो रटी रटाई चीजें बता पा रहा है, बच्चे को कल आपने टेबल याद करवाया था, आज वो टेबल सुना पा रहा है, तो वो कौन से लेवल में आ रहा है, मेमोरी लेवल में आ रहा है। वहीं पर अगर ऐसा आ जाता है कि कल आपने नाउन प्रोनाउन बच्चे को पढ़ाए थे, आज वो उसके एग्जाम्पल्स दे पा रहा है, आपने एग्जाम्पल्स नहीं बताए थे, बच्चा खुद एग्जाम्पल्स दे पा रहा है, तो वो कौन से लेवल में है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अंडरस्टैंडिंग लेवल का कीवर्ड है एग्जाम्पल्स, पैराफ्रेज, रिलेशनशिप देखना, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, अपने वर्ड्स में लिख पाना, एक्सप्लेन कर पाना। तो बच्चा कौन से लेवल पर आ गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम दी गई है और वो उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पा रहा है, तो वो कौन से लेवल पर है, तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पर है। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आता है। अभी हम स्टेप्स भी देख लेते हैं कि वेरियस लेवल के स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टेप्स ऑफ मेमोरी लेवल के बारे में। तो सबसे पहले प्रिपरेशन होती है कि क्या हम पढ़ाने वाले बच्चों को, फिर एम होता है, फिर प्रेजेंटेशन, वो मटेरियल हम प्रेजेंट करते हैं, फिर बच्चा उसको एसोसिएट करता है, देन जनरलाइज करता है कि ये हमने वो चीज़ पढ़ी और उसे अप्लाई कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने आज बच्चे को ABC सिखानी है, हमने प्रिपेयर कर लिया कि हम इस तरीके से ABC सिखाएंगे। क्लास में जाके हम बच्चे को बोल देते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम कि आज हम ABC पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम प्रेजेंट करते हैं कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ऑल दिस। फिर उसके बाद एसोसिएट करते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, रट्टा मारेगा, तो हम उसे एसोसिएट करेंगे कि बच्चे A फॉर एप्पल, आपने देखा होगा एप्पल, आपने खाया होगा, तो फिर वो जनरलाइज कर लेगा कि A फॉर एप्पल होता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप कभी उससे पूछते हो कि A फॉर क्या होता है, तो वो बता पाएगा, क्योंकि वो चीज़ उसे याद हो गई है, वो अप्लाई कर पा रहा है वो चीज़, तो वो हो जाएगी एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में अब थोड़ा लेवल अप हो गया, एंड्रोगॉजी लर्निंग आ गई, यानी कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, सेल्फ डायरेक्टेड है वो, तो यहाँ पर एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को, फिर उसके लिए मटेरियल प्रेजेंट किया जाएगा, तो वो चीज़ों को एसिमुलेट करेगा, नॉलेज को ऐड करेगा, उस नॉलेज को जो प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ ऑर्गेनाइज करेगा और फिर उसको अपने वर्ड्स में बता पाएगा, पैराफ्रेज कर पाएगा, रिलेशनशिप देख पाएगा। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में सेल्फ डिटर्मिन्ड होता है बच्चा, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उसे दी जाएगी, फिर वो हाइपोथेसिस बनाएगा उसके बेसिस पर, फिर उस हाइपोथेसिस को वेरीफाई करेगा, देन डाटा कलेक्ट करेगा और फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगा, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो कभी कभार अगर क्वेश्चन थोड़ा डीप में आना हो तो वो स्टेप्स पूछ लेते हैं कि इन स्टेप्स को सीक्वेंस में लगाओ। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीचिंग लर्निंग कंटिन्यूम के बारे में, स्केल ऑफ टीचिंग के बारे में। तो टीचिंग लर्निंग कंटिन्यूम में सबसे पहले आता है ऑटोनोमस लेवल ऑफ लर्निंग। देखिए, जब हम लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात कर रहे थे तो 3 ही थे, लेकिन टीचिंग लर्निंग कंटिन्यूम की बात करेंगे तो 4 आ जाएंगे। सबसे पहले आता है ऑटोनोमस, क्योंकि यहाँ पर इसको हमने लर्निंग के लेवल्स में क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर बच्चा खुद सीख रहा है, सेल्फ और नेचुरल लर्निंग इसमें होती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा कुछ चीज़ें खुद ही सीख जाता है, जैसे वो देखता है अपने बड़ों को ब्रश करते हुए, तो वो खुद ही ब्रश करना सीख जाता है कि अच्छा ऐसे ऐसे ब्रश करते हैं। हालांकि थोड़ा अच्छे से करना बाद में उसे सिखाया जाता है, लेकिन वो नेचुरली सीख रहा है। चलना बच्चा खुद ही सीख जाता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वो दूसरों को चलते देखता है या बातें करते देखता है, तो उस तरीके से चीज़ें सीख लेता है। तो ऑटोनोमस लेवल में वही चीज़ें आती हैं जो बच्चा खुद सेल्फ और नेचुरल लर्निंग जो होती है। यहाँ पर कोई उसे सिखा नहीं रहा है, किसी तरीके की टीचिंग नहीं हो रही है, लेकिन लर्निंग हो रही है। फिर नेक्स्ट आता है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड देन रिफ्लेक्टिव लेवल। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है यहाँ पर कि टीचिंग लर्निंग कंटिन्यूम किसने दिया है या टीचिंग लर्निंग स्केल किसने दिया है, तो मॉरिस एल बिगी ने दिया है, ये नाम आप याद रखेंगे। और ऑटोनोमस लेवल ऑफ लर्निंग क्या होता है, ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं की बिहेवियर्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमेशा ही आता है, और अगर आप नेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब तो 101% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। की बिहेवियर्स ऑफ टीचिंग को क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टीचिंग क्या है, साइंस भी है और आर्ट्स भी है। टीचिंग को साइंस और आर्ट्स क्यों बोला गया है,
साइंस क्योंकि सिस्टमैटिक वे में चीजें चलती हैं, जैसे हमने फेजेस में ही देखा, पहले प्लानिंग होगी प्रॉपर कि क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सा मेथड होगा, क्या आउटकम्स होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं, सिस्टमैटिक वे में चीजें चलती हैं, इसलिए साइंस है। और आर्ट्स क्यों, एक स्किल है टीचिंग, हर कोई अच्छा टीचर नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की नॉलेज लेवल बड़ा हाई होता है, उन्हें बहुत नॉलेज होती है, लेकिन वो उतने अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि टीचिंग एक स्किल है, यानी कि आर्ट है जो कि प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है। तो टीचिंग इफेक्टिव तरीके से हो, जो हम पढ़ाना चाहते हैं, टीचिंग के गोल्स अच्छे से अचीव हो, टीचिंग फ्रूटफुल हो, उसके लिए कुछ की बिहेवियर्स हैं, वो टीचर को ध्यान में रखने होते हैं। तो इन की बिहेवियर्स को याद रखने का निमोनिक है लाइट्स। तो लाइट्स से हम इसे याद रख सकते हैं। सो एल फॉर लेसन क्लैरिटी, कि जो भी हम पढ़ा रहे हो वो स्टेप बाय स्टेप हो, किसी भी तरीके की कोई एम्बिग्यूटी उसमें ना हो, हम बच्चे को किसी भी तरीके से कंफ्यूज ना करें। पूरा जो लेसन हो, हम क्या पढ़ा रहे हैं, कि उस एक स्टेप के बाद क्या होगा, दूसरे के बाद क्या होगा, वो सारी क्लैरिटी हो। नेक्स्ट आती है आई फॉर इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, कि टीचिंग एड्स मेथड्स जो भी हम यूज कर रहे हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए यूज किए जाएं, ताकि वो सबकी नीड्स को कैटर करें। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ गिफ्टेड बच्चे को देख के चल रहे हैं या फिर हम स्लो लर्नर के हिसाब से चल रहे हैं। अलग अलग वेराइटीज टीचिंग एड्स हम यूज करें। नेक्स्ट इज टीचर टास्क ओरिएंटेशन, यानी कि टीचर पहले से ओरिएंट करके रखे कि इसके बाद मुझे ये वाला टास्क करवाना है, ये वाला टास्क करवाना है, ताकि किसी भी तरीके का इंटरप्शन क्लास में ना हो, उस चीज को वो कंट्रोल कर पाए। जैसे टीचर को पहले से ही पता होता है कि क्लास में कोई बच्चा तो ऐसा होगा ही जो इंटरप्ट कर सकता है, या फिर जो एक तरीके का ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है जो शायद उतना डिजायरेबल ना हो। तो टीचर अपने टास्क को इस तरीके से अरेंज करेगा कि जो अनअवॉइडेबल जो इंटरप्शंस होती हैं उसे वो कंट्रोल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट यानी कि टीचर अपने टास्क को इस तरीके से ओरिएंट करेंगे कि सभी बच्चों को वो एंगेज कर सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिफ्टेड बच्चा ही जो वो पढ़ा रहे हैं उसमें इन्वॉल्व हो, या सिर्फ स्लो लर्नर के लिए ही हो। वो इस तरीके से पढ़ाएंगे कि सारे बच्चे उसमें एंगेज हों। नेक्स्ट है स्टूडेंट सक्सेस रेट। स्टूडेंट सक्सेस रेट में क्या आएगा कि इवेल्युएट करेंगे कि लर्निंग आउटकम्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो वो भी एक की बिहेवियर है इफेक्टिव टीचिंग का। तो ये 5 की बिहेवियर है। सबसे पहले लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट, स्टूडेंट सक्सेस रेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्पिंग बिहेवियर्स के बारे में। हेल्पिंग बिहेवियर्स क्या होते हैं? यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, कि हम बच्चे के आइडियाज को यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, मैं क्लास में जाती हूँ, मैं बच्चों को बोलती हूँ कि बच्चों आज हम लेक्चर को हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ेंगे। मैं बोल नहीं रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि पहले मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊंगी, फिर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी। तो लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे बोले कि मैम पहले आप एक्सपेरिमेंट दिखा दो, फिर उसके बाद बताना इसके बारे में। तो वो क्या हो जाएगा कि मैं स्टूडेंट का आइडिया यूज करूंगी, और मुझे लगता है कि चलो ठीक है, अगर बच्चे इस तरीके से समझना चाहते हैं तो ऐसे। तो वो क्या है? हेल्पिंग बिहेवियर है इफेक्टिव टीचिंग का। स्ट्रक्चरिंग, कि मैं अपना जो भी मेरा पूरा प्लान है उसे प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर करूं। क्वेश्चनिंग, बच्चों से क्वेश्चन पूछूं। प्रॉपिंग, बच्चों को प्रॉप करूं कि वो आंसर दे। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं बच्चे से कुछ पूछती हूँ, मैं उससे यही पूछती हूँ कि टीचिंग क्या है, तो बच्चा, अब टीचिंग क्या है ये सबको पता है, लेकिन बच्चा उसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहा है, तो मैं उसे प्रॉप करूंगी, यानी कि मैं हिंट दूंगी कि वो बोले। जैसे मैं उसे बोलूंगी बच्चे टीचिंग एक साइंस, टीचिंग साइंस भी है, टीचिंग आर्ट भी है, तो कैसे है? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बच्चे को प्रॉप किया, उसे डायरेक्ट आंसर नहीं बताया, उसे हिंट दी जिससे वो आंसर दे पाए। टीचर्स इफेक्ट, टीचर का कैसा रिलेशन है, ये भी हेल्पिंग बिहेवियर है इफेक्टिव टीचिंग के लिए। टीचर को हमेशा बच्चों के साथ एज अ फैसिलिटेटर की तरह ही बिहेव करना चाहिए, ना तो उसे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। कि आपने देखा होगा कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, बच्चों को इतना डरा के रखते हैं कि वो उनसे अपने डाउट्स पूछते ही नहीं है। तो टीचर को वैसा भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही फ्रेंडली हो जाए, बच्चों के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट या वैसी वाली फील रहे नहीं कि टीचर ने कुछ बोला है तो करना है। तो एक तरीके का ना ही तो एक्स्ट्रा फ्रीडम देना है, ना ही एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट होना है। ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा अफेक्ट रखना है, ऐसा रिलेशन रखना है बच्चे के साथ कि बच्चा अपने डाउट्स आपसे पूछ सके और आपकी बात भी सुने।
तो क्वेश्चन इस टॉपिक से इसी तरीके से आते हैं कि आपको कुछ बिहेवियर्स दिए होंगे, कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से हेल्पिंग बिहेवियर कौन सा है, या फिर आपसे पूछ लेंगे इनमें से की बिहेवियर कौन सा है। तो की बिहेवियर्स को याद रखने के लिए आपके पास निमोनिक है लाइट्स, और उस तरीके से आप की बिहेवियर्स को अलग करके हेल्पिंग बिहेवियर्स आसानी से पहचान सकते हो। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दो बेसिस पर जनरली बनाए जाते हैं, एक तो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी के बेसिस पर, दूसरा गेमेज एंड ब्रिग्स के मॉडल के बेसिस पर। तो बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी दी थी। इसमें उन्होंने कैप के बारे में बात करी थी, निमोनिक है, इसको याद रखने के लिए कैप, C फॉर कॉग्निटिव डोमेन, A फॉर इफेक्टिव डोमेन एंड P फॉर साइकोमोटर डोमेन। इन डोमेन्स को महात्मा गांधी जी ने 3H के रूप में भी बताया था, हेड, हार्ट एंड हैंड। कॉग्निटिव डोमेन यानी कि जो हमारी हेड रिलेटेड एक्टिविटीज होती है उस हिसाब से टीचिंग को डिजाइन किया जाता है, जिसमें हमारी थिंकिंग आ जाती है, प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं, वो सारी, यानी कि जो भी एक्टिविटीज हमारे दिमाग से रिलेटेड है वो सारी कॉग्निटिव डोमेन में आ जाती हैं। तो इसमें कॉग्निटिव डोमेन में अब आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है कि इन्हें सीक्वेंस में लगाइए, कि ये चलता है बॉटम टू टॉप। बॉटम पर लोएस्ट लेवल होगा और टॉप पर जाते जाते हाईएस्ट लेवल हो जाएगा। तो ब्लूम ने 1956 में जो कॉग्निटिव डोमेन दिया था वो था नाउन के फॉर्म में, और फिर इसे रिवाइज किया गया 2001 में, तो इसे वर्ब फॉर्म में बना दिया गया कि जो भी हम काम करते हैं वो क्रिया के रूप में करते हैं, नाउन नहीं है, नाम नहीं है, वो हम काम कर रहे हैं तो वो वर्ब की फॉर्म में होनी चाहिए। और एक और जो चेंज किया गया कि जो लास्ट स्टेप था उसे चेंज करके सेकंड लास्ट बना दिया गया, और जो सेकंड लास्ट था उसे लास्ट बना दिया गया। जैसे पहले था सबसे पहले नॉलेज, कि बच्चे को ज्ञान दिया जाएगा, वो कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा, उसे समझ पाएगा, फिर उस नॉलेज को अप्लाई कर पाएगा, देन उसे एनालाइज कर पाएगा, यानी कि ब्रेक करके अच्छे से समझ पाएगा, और जब सब समझ गया है तो सिंथेसाइज कर पाएगा, उससे रिलेटेड चीजों को बना पाएगा और इवेल्युएट कर पाएगा, उसमें वैल्यू अटैच कर पाएगा कि ये अच्छी है, बुरी है, ये चीज हो पाएगी। और जो 2001 में आया तब ये बोला गया कि ऐसा नहीं होता है कि सब पहले हम क्रिएट जो है वो सबसे हाईएस्ट स्टेज है, हम क्रिएट बाद में करते हैं, पहले हम इवेल्युएट करते हैं कि ये चीज अच्छी है, बुरी है, हमें कितनी समझ में आई है, उसके बाद ही तो हम क्रिएट कर पाएंगे। तो 2001 में जो दो चेंजेस ये आए कि एक तो नाउन से वर्ब फॉर्म में कर दिया गया, और ये किया था एंडरसन एंड रेथवोल ने, और फिर हो गया वर्ब फॉर्म में, जैसे सबसे पहले रिमेम्बरिंग है वही चीज है लेकिन इसको वर्ब फॉर्म में लिख दिया गया है, फिर आई अंडरस्टैंडिंग, फिर आई अप्लाइंग, देन एनालाइजिंग, देन इवेल्युएटिंग, देन क्रिएटिंग। तो क्वेश्चन यहाँ से सीक्वेंस में लगाने को आएगा कि पहले नॉलेज आएगा या कॉम्प्रिहेंशन आएगा, या फिर इस तरीके से पूछ सकते हैं कि जो रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी थी उसमें हाईएस्ट लेवल कौन सा था। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है अफेक्टिव डोमेन, कि बच्चे की, और क्योंकि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो जो हम गोल्स बनाते हैं वो इन सारे डोमेन्स को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं कि सारे डोमेन बच्चे के डेवलप हों। तो अफेक्टिव डोमेन में आ जाते हैं जो भी हार्ट रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है रिसीविंग, इसको याद, ये भी इससे बॉटम टू टॉप चलता है, और बॉटम वाला लोएस्ट लेवल होता है और टॉप वाला हाईएस्ट लेवल होता है। इसमें भी ऐसे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन कौन से इफेक्टिव डोमेन के पार्ट हैं या कौन सा इफेक्टिव डोमेन का हाईएस्ट लेवल है। तो इसके लिए आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। उसके लिए निमोनिक है RR वॉक। तो सबसे पहले रिसीव, कोई भी चीज होती है हम उसे रिसीव करते हैं, इमोशन को, जैसे आपने मुझसे अच्छे से बात करी, मैंने उस चीज को रिसीव किया। फिर दैट इज रिस्पॉन्ड, उसके बाद मैंने भी आपसे बात करी तो वो मैंने किया रिस्पॉन्ड। फिर उसके बाद मैंने उसे वैल्यू अटैच करी कि ये अच्छी बात है। फिर उसी चीज को मैंने ऑर्गेनाइज किया कि मैंने अपने अंदर भी उसी तरीके की कि मुझे अच्छा लगा तो इसी तरीके से मैं दूसरों से बात करूंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, तो वो ऑर्गेनाइज कर दी मैंने चीज। नेक्स्ट इज कैरेक्टराइजेशन, अब वो मेरे कैरेक्टर में आ गई। तो इस तरीके से RR वॉक, सबसे पहले रिसीव करेंगे, फिर रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर उसमें वैल्यू अटैच करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे एंड देन कैरेक्टराइजेशन। नेक्स्ट इज साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में हमारी मोटर स्किल्स आ जाती है कि कैसे हम कोई चीजें सीखते हैं। तो ये RS दवे ने भी दी थी और सिम्पसन द्वारा भी दी गई थी। हमारे सिलेबस में दवे द्वारा दी गई हैं और जनरली यही पूछी जाती है क्योंकि यही फेमस थी।
तो इसको याद रखने का ट्रिक है इम्पैन, निमोनिक है इम्पैन। सबसे पहले इमिटेट करते हैं हम, आप मुझे कोई चीज सिखा रहे हैं या मैं आपको कोई चीज सिखा रही हूँ, आप कॉपी करोगे। नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन, अब आपने कॉपी करना सीख लिया, यानी कि अब आप वो काम कर पा रहे हो। नेक्स्ट इज प्रिसीजन, कि अब क्योंकि शुरू में तो उतना अच्छे से नहीं कर पाओगे ना, अब मैं आपको कुछ ड्राइंग बनाना सिखा रही हूँ तो आप हल्का से बना पाओगे। प्रिसीजन, आप थोड़ा अच्छा बनाओगे। नेक्स्ट इज आर्टिकुलेशन, वन स्टेप अहेड ऑफ प्रिसीजन, अब वो चीज आप अच्छे से कर पा रहे हो। नेक्स्ट इज नेचुरलाइजेशन, अब वो आपकी एक हैबिट ही बन गई है कि आप कभी भी वो चीज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके अगर सामने वो चीज होगी आप तभी कर पाओगे, आप मैं ना भी हूं तब भी आप वो ड्राइंग बना पाओगे और इजीली वो काम कर सकते हो। तो ये थे ब्लूम के द्वारा दिए गए 3 डोमेन जिनके बेसिस पर टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। इनमें यही आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डोमेन किसके द्वारा दिया गया है, और नेक्स्ट सीक्वेंस इनका पता होना चाहिए। नेक्स्ट बनाया जाता है गेनेज एंड ब्रिग्स मॉडल के बेसिस पर। तो गेनेज ने कंडीशंस ऑफ लर्निंग नाम की एक बुक दी थी, ये बुक आपको पता होना चाहिए कि किसने दी है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट इज गेनेज के क्या स्टेप्स थे वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें भी सबसे पहले होता है सिग्नल लर्निंग। अगर तो आप एजुकेशन की फील्ड से ही रिलेटेड हैं तब आपके लिए ये समझना इजी हो जाएगा, क्योंकि लर्निंग थ्योरीज के बेसिस पर इन्हें इजीली समझा जा सकता है। लेकिन अगर आप उतना डीप में लर्निंग थ्योरीज नहीं जानते हैं तो सिंपल जो चीज़ आपको इसमें याद रखनी है वो ये है कि बुक कौन सी है और सीक्वेंस इसका पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन सीक्वेंस में लगाने के लिए ही आता है। और बहुत बार देखा गया है कि 80 to 90% क्वेश्चन यहाँ से बना ही है। तो सीक्वेंस पता होना चाहिए कि पहले कौन सा लेवल आएगा और हाईएस्ट लेवल कौन सा है, और कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होती है, क्योंकि लोअर लेवल जो होगा वो सबसे नीचे होगा, जैसे सिग्नल लर्निंग, फिर ऊपर ऊपर जैसे जाते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती जाएगी और कॉग्निटिव एस्पेक्ट आता जाएगा, और लोअर लेवल्स में बिहेवियरल एस्पेक्ट है, इसकी सिर्फ बिहेवियर पर फोकस हो रहा है। तो सबसे पहले आती है सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग यानी कि कोई भी सिग्नल देखा उसके लिए इनवॉलेंटरली बिहेव किया, जैसे कि आपने पेवलोव्स की क्लासिकल कंडीशनिंग देखी थी, तो वहां जो क्या है, बेल को देख के लार टपकाना क्या है, एक तरीके का कंडीशन रिस्पॉन्स है कि सिग्नल था उससे लर्न कर लिया। नेक्स्ट इज एसआर लर्निंग, जिसे हम बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। अब इसमें आ जाता है जैसे थॉर्नडाइक की जो बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट था, ऑपरेंट कंडीशनिंग वाला, कि कोई स्टिमुलस था उसके लिए अलग अलग रिस्पॉन्स दिए, जो करेक्ट रिस्पॉन्स था उससे रिवॉर्ड मिला, तो वो क्या कर लिया हमने उसके साथ एसोसिएट कर दिया कि ये वाले स्टिमुलस के साथ ऐसा रिस्पॉन्स करना है। तो क्या स्टेप स्पेसिफिक स्टिमुलस के साथ उस रिस्पॉन्स को ऐड कर देना करेक्ट रिस्पॉन्स मिलने पर। तो ये है, यानी कि करेक्ट उसके लिए अगर ट्रू रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, तो ये है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। उसके बाद होती है चेनिंग। चेनिंग यानी कि जो 2 या 2 से ज्यादा हमने जो स्टिमुलस लर्न किए हैं हम उन्हें जोड़ देंगे, चेनिंग हो जाएगी। वर्बल एसोसिएशन यानी कि वर्बली भी हम उन चीजों को कर पा रहे हैं, जैसे कि अगर मैंने आपको बॉल दिखाई थी और बॉल की पिक्चर दिखाई, तो अब आप बाद में अगर मैं कभी बॉल बोल रही हूँ तो आप उस चीज को याद कर पा रहे हो कि अच्छा बॉल कैसी होती है। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर लर्नर डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाता है अलग अलग चीजों में, कि जैसे कि अगर मैंने बोला है बॉल तो वो उसे पता है कि बॉल क्या है, अगर मैं बोल रही हूँ फुटबॉल या क्रिकेट बॉल तो वो उन चीजों को डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, अलग कर पा रहा है। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग। अब जहां तक इतनी चीजें सीखी थी उसके बेसिस पर एक कॉन्सेप्ट बन जाता है उनके दिमाग में, और जब हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर देते हैं तो एक रूल बन जाता है, रूल लर्निंग हो जाती है, और फिर इन सब चीजों स्टेजेस से गुजरने के बाद हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी को अगर हम कार सीखने की एग्जाम्पल से देखें तो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि कोई कार चलाना सीखना चाहता है तो लोअर लेवल क्या हो जाएंगे, वर्बल एसोसिएशन तक लोअर लेवल है, और उसके बाद जो है वो बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, बिहेवियरल एस्पेक्ट इसमें ज्यादा है, और जो हायर लेवल है उनमें कॉग्निटिव एस्पेक्ट ज्यादा है। तो आप कार चलाना सीखना चाहते हैं तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग हो जाएगा कि आपने देखा कि अगर मुझे गाड़ी रोकनी है तो मुझे ब्रेक दबानी है या फिर क्लच दबाने पर क्या होता है, तो अलग अलग स्टिमुलस से क्या क्या रिस्पॉन्स होगा ये आपने देख लिया। चेनिंग, फिर आपने अलग अलग इनको चेन कर दिया कि ऐसा करने पर ऐसा होता है, क्लच दबाने पर क्या होता है, गियर दबाने पर क्या होता है, ब्रेक दबाने पर क्या होता है, ये चीजें आपने देख ली। नेक्स्ट इज वर्बल एसोसिएशन, कि अब
ऐसा नहीं है कि किसी को आपको बताना पड़ेगा ये ब्रेक है, आप कोई वर्बली भी बोल रहे हैं तो आप वो काम कर पाओगे क्योंकि वो आपके बिहेवियर में आ गई। तो यहाँ तक था बिहेवियरल एस्पेक्ट। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन। जो भी चीजें आपने सीखी हैं अब आप उसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो कि मुझे किस सिचुएशन में क्या करना है। कॉन्सेप्ट लर्निंग, कि आपने इन सारी चीजों के बेसिस पर कॉन्सेप्ट लर्न हो गया कि आप गाड़ी चलाना सीख गए। नेक्स्ट इज रूल लर्निंग, कि जो भी कॉन्सेप्ट्स थे अब आपको सारे रूल्स पता चल गए कि जब गाड़ी रोकनी होती है तब क्या करना है, जब स्पीड ब्रेकर आ जाता है तब क्या करना है। तो ये सारे आपके रूल्स बन गए कि जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखे थे उन सबको मिला के आपने गाड़ी चलाने का रूल सीख लिया कि किस तरीके से गाड़ी चलाई जाती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अब आप आसानी से गाड़ी चला सकते हो। तो इस सीक्वेंस को याद करने के लिए आप एक निमोनिक से याद कर सकते हो कि SSCV DCRP। जैसे कि मैंने इसको याद करने के लिए ऐसे बनाया कि SSC का पेपर है, वीडियो देख रहे हैं CRPF के जवान। तो F का तो कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन हम याद रखने के लिए कुछ भी निमोनिक बना सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको कोई और निमोनिक मिलता है तो आप वो बना लीजिए। लेकिन ये भी अच्छा है कि SSC का पेपर है, वीडियो देख रहे हैं CRPF के जवान। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे इजीली याद रख सकते हैं। इन्हीं बेसिस पर गैनेस ने जो है टाइप ऑफ लर्निंग भी आइडेंटिफाइड की कि वर्बल इंफॉर्मेशन स्किल इसमें आया कि हम चीज़ों को वर्बली समझ पाते हैं। इंटेलेक्चुअल स्किल यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन्हें यूज कर पाते हैं। मोटर स्किल्स यानी कि कोई काम करना, जो काम सीखा है उसे अप्लाई कर पा रहे हैं। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, ये इंटेलेक्चुअल से वन स्टेप अहेड होता है कि हम इमेजिन कर पा रहे हैं चीज़ों को। थिंकिंग, रीजनिंग, मेटाकॉग्निशन, ये सारा इसमें आ जाएगा। एटीट्यूड, हमारा किसी चीज के प्रति कैसा एटीट्यूड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसके बेसिस पर भी हमारी मोटिवेशन होती है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो मोटिवेशन लेवल हाई होगा। जैसे कि अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसका पार्ट 2 डालती हूँ तो आपका मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा। और ऐसा बोला जाता है कि मोटिवेशन जो होता है वो नेशनल हाईवे होता है लर्निंग के लिए। ये स्टेटमेंट स्किनर ने दी थी। तो जैसा आप एटीट्यूड अटैच करते हो चीज से, वैसे आप चीजें सीखते हो। तो इन तरीकों से लर्निंग होती है, ये गैनेस ने बताया था। नेक्स्ट इज वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कौन कौन से वेरिएबल हैं? तो टीचिंग के जैसे कि आपने रिसर्च में भी पढ़ा होगा, एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, हम उस पर इफेक्ट देखते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसमें हम चेंज लाते हैं और इसका इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट पर। और इंटरवेनिंग वेरिएबल जो इनमें लिंक बैठाता है। तो अगर हम टीचिंग की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि स्टूडेंट पर हम कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट पर इफेक्ट देखा जा रहा है। वो किस पर डिपेंड करता है? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है किस पर डिपेंड कर रहा है? टीचर पर। टीचर यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको चेंज किया जा सकता है। चेंज कैसे किया जाता है कि जैसे टीचर अलग मेथड यूज कर सकता है, अलग स्ट्रैटेजी यूज कर सकता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लाकर हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका इफेक्ट देखते हैं। और इंटरवीनिंग वेरिएबल हो गया करिकुलम। तो अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है तो जब मैं रिसर्च का टॉपिक करवाऊंगी तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिस पर हम इफेक्ट देखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट डालता है, और इंटरवीनिंग वेरिएबल उन दोनों में लिंक बैठाता है। तो जैसे कि टीचर क्या पढ़ाएगा, वो स्टूडेंट की कितनी लर्निंग होती है, स्टूडेंट डिपेंड करता है टीचर पर। और टीचर अलग अलग मेथड से पढ़ा सकता है, और करिकुलम जो है लिंक है कि किस तरीके से टीचर पढ़ाएगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग जो हम कर रहे हैं वो इफेक्टिव हो, वो फ्रूटफुल हो, उससे हम लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर पाए, उसके लिए हमें कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए टीचिंग एक्टिविटीज प्लान करते वक्त। तो वो क्या सिद्धांत है? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, कि जो हम पढ़ाएं उससे बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी आए कि वो और नई चीजें जाने। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, कि उसमें हम फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज रखें कि बच्चे मॉडल्स बनाएं, चार्ट बनाएं, ताकि बच्चा इन्वॉल्व हो पाए। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से हो। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, की ऐसा कंटेंट सेलेक्ट किया जाए जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट आए। प्रॉपरली चीजें प्लान की जाए, जो पढ़ाया जाए उसे रियल लाइफ से कनेक्ट किया जाए ताकि बच्चे को फील हो जो मैं पढ़ रहा हूँ वो यूजफुल है।
प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि यूनिट्स होती हैं, फिर सब यूनिट्स होती हैं, तो उस तरीके से डिवाइड करके ताकि इजी हो, साइकोलॉजिकल हो, लॉजिकल हो। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन, यानी कि बच्चा कुछ नया क्रिएट करना सीखे, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट उसे दिया जाए ताकि वो अच्छे से एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट इज मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग्स। ये टॉपिक मैंने डिटेल में भी करवाया है, तो आप चाहें तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सिंपल हम थोड़ा इसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं इनमें से क्वेश्चन, इस तरीके से आ जाता है कि इनमें से क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं टीचिंग के, या इफेक्टिव टीचिंग के क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, क्या मैक्सिम्स हो सकते हैं। तो मैक्सिम्स यानी कि किस तरीके से टीचिंग होनी चाहिए, नोन टू अननोन, जो बच्चा जानता है वहां से शुरू करो और जो नहीं जानता है वहां तक पढ़ाओ। जैसे मैंने अगर बच्चे को पढ़ाना हो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो मैं सबसे पहले उनसे पूछूंगी कि ये जो चीज आप देख रहे हो, तो इसमें आपको क्या लगता है कि किस चीज से बनी है। तो जो वो जानता है वहां से शुरू करके वहां तक लेके जाना है टीचर को उसे, जो वो नहीं जानता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले इजी टॉपिक्स पढ़ाए जाएं, फिर कॉम्प्लेक्स। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जो चीजें उसे दिख रही हैं, मूर्त चीजों के बारे में पहले बताया जाए, फिर अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सिखाए जाएं, यानी कि जो दिख नहीं रहे हैं, जो सिर्फ दिमाग से सोचने हैं। एनालिसिस टू सिंथेसिस, पहले पार्ट्स में करे उसे, तब फिर उसके बाद सिंथेसाइज कर पाए। पर्टिकुलर टू जनरल जाना है, होल टू पार्ट जाना है, पहले पूरा बता देना है, जैसे टीचर बता देते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, होल टू पार्ट। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, बच्चे की एज के हिसाब से ही चीजें चलनी चाहिए। एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, एक्चुअल चीज दिखाई जाए, फिर रिप्रेजेंटेटिव दिखाया जाए। डेफिनेट टू इनडेफिनेट, इंडक्शन टू डिडक्शन, यानी कि इंडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले एग्जाम्पल दी जाती है, और डिडक्शन में रूल। फिर एम्पिरिकल टू रेशनल। तो इनमें से अगर कोई आपको नहीं समझ आता है मैक्सिम, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं तब भी समझा दूंगी। बाकी नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखेंगे जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि किस किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए हमें टीचिंग स्टाइल्स भी पता होने चाहिए। टीचिंग स्टाइल 3 तरीके के होते हैं। ऑटोक्रेटिक, जहां पर टीचर की अथॉरिटी होती है, प्रॉपर रूल्स को फॉलो किया जाता है। डेमोक्रेटिक, जहां पर एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जहां बच्चा अपनी बात टीचर के सामने रख सकता है और टीचर की बात समझता है। लेज़र फेयर, जहां पर फुल फ्रीडम दी जाती है कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर बस उन्हें हेल्प कर रहे हैं, बाकी पूरा कंट्रोल जो है वो स्टूडेंट के पास ही है। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड और लर्नर सेंटर्ड मेथड। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपको कुछ मेथड्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे ये टीचर सेंटर्ड है या लर्नर सेंटर्ड है, या फिर अगर थोड़ा कंफ्यूज करना हो तो उनके जो दूसरे नाम है उससे भी पूछ सकते हैं। जैसे टीचर सेंटर्ड मेथड को डायरेक्ट और डिडक्टिव टीचिंग मेथड्स भी बोला जाता है। इसमें आते हैं लेक्चर्स, वीडियो प्रेजेंटेशन, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, टीम टीचिंग, जहां पर अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से 2 से ज्यादा टीचर्स पढ़ाते हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड, और भी बहुत सारी जिसमें टीचर मेन हो, यानी कि टीचर ज्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहा हो, तो वो सारे आते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड में। नेक्स्ट आ जाते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। लर्नर सेंटर्ड मेथड्स को हम डायलॉगिक, क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन होगी टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और इंडक्टिव टीचिंग मेथड्स भी बोल देते हैं। तो अगर उन्हें क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना होगा तो वो डायरेक्ट पूछ लेंगे आपसे कि इंडक्टिव टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं। तो इसमें आ जाते हैं प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स, डिस्कशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सेमिनार, केस स्टडीज, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, ह्यूरिस्टिक मेथड जिसको डिस्कवरी मेथड भी बोला जाता है, ओपन लर्निंग, पर्सनलाइज सिस्टम इंस्ट्रक्शन, फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम पर क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होते हैं, जैसे कि जनरल क्लासरूम क्या होता है कि जहां पर क्लास में काम करवाया जाता है और होमवर्क घर के लिए दिया जाता है। इसमें फ्लिप हो जाता है कि घर पर ही आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे, कि वीडियोस भेज दी गई, आपको नोट्स भेज दिए गए, वो आप पढ़ के आओगे और होमवर्क क्लास में आके करोगे। तो ये फ्लिप्ड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। किनेस्थेटिक लर्निंग और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, ये सारी लर्नर सेंटर्ड मेथड्स हैं। सो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, फिर भी डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम जानेंगे मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन के बारे में, कि किस तरीके से इवेल्युएट किया जा सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर किस किस तरीके की इवेल्युएशन होती है। प्लेसमेंट इवेल्युएशन होती है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव इवेल्युएशन। इसकी डिटेल्ड वीडियोस भी मैंने करवाई हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग वाले सब्जेक्ट में, आप वहां से भी देख सकते हैं। और
एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चे का आपको एंट्री बिहेवियर चेक करना है तो आप कौन सी इवेल्युएशन करोगे, तो उसके लिए होती है प्लेसमेंट, जो प्री एक्टिव फेज में आती है, यानी कि बच्चे का एंट्री बिहेवियर बिफोर इंस्ट्रक्शन, कि क्या बच्चा उस क्लास में बैठने लायक है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप किसी नए स्कूल में बच्चे की एडमिशन करवाते हैं तो वो वहां पर उनका टेस्ट लेते हैं, तो वो होता है प्लेसमेंट इवेल्युएशन, कि क्या बच्चा लायक है उस क्लास में बैठने के। फिर आती है हमारी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, जो कि इंटरेक्टिव फेज के दौरान होती है। जैसे कि मैं क्लास में पढ़ा ही रही हूँ, मैं बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ, मैं एक छोटा सा क्विज ले लूँ, तो वो क्या है, इंटरेक्टिव फेज के दौरान, जो कि इम्प्रूवमेंट के लिए होती है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि कौन सी ऐसी इवेल्युएशन होती है जो इम्प्रूवमेंट लाने के लिए की जाती है या ड्यूरिंग द प्रोसेस की जाती है, तो वो होती है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। नेक्स्ट होती है हमारी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, ये भी इंटरेक्टिव फेज के दौरान ही होती है। ये होती है प्रॉब्लम को जानने के लिए। आपको ऐसा लगता है कि बच्चा वैसे तो पढ़ाई में ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को वो समझ नहीं पा रहा है या आजकल उसका ध्यान नहीं है, तो आप डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करोगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, वो डायग्नोस करोगे, फिर उसके बेसिस पर रेमेडी करोगे उसकी, यानी कि उसका उपचार करोगे। उपचार से यहाँ पर मतलब है कि कहाँ क्या कमी आ रही है, क्या चेंज करने की जरूरत है, या बच्चे को क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, वो फिर उसको समझाना दोबारा से। फिर आ जाती है समेटिव इवेल्युएशन, जिसे हम एक्सटर्नल भी बोलते हैं। पोस्ट एक्टिव, यानी कि जब सारा कुछ हो गया है तो लास्ट में हम चेक करने के लिए कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हुए, यानी कि हम सर्टिफाई कर रहे हैं। जहां पर जजमेंट पास होती है ग्रेडिंग करने के लिए, तो वहां पर यूज होती है समेटिव। एक और तरीके से जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके से है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो जब लर्निंग चल रही है उस दौरान, फॉर लर्निंग यानी कि लर्निंग को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कौन सी असेसमेंट या कौन सी इवेल्युएशन होती है, तो वहां पर आ जाएगा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग या इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग की बात करें तो कितनी लर्निंग हुई है, कैसी हुई है, तो वो हो जाएगी डायग्नोस्टिक। अगर हम टीचिंग के दौरान की बात कर रहे हैं और अगर हम एंड की बात कर रहे हैं, जैसे कि बोला कि लास्ट में, तो वो हो जाएगी समेटिव। और एक होती है असेसमेंट एज लर्निंग, तो वहां पर हमारी सेल्फ असेसमेंट आ जाती है। जब हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं, तो खुद ही हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, खुद ही कुछ PYQs लगा रहे हैं, तो वो असेसमेंट एज लर्निंग है। तो फॉर लर्निंग से फॉर्मेटिव याद रखिएगा, ऑफ लर्निंग से कि जब पूरा कुछ हो गया है तब, तो वो समेटिव होगी। नेक्स्ट इवेल्युएशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेसिस पर क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन हो सकती है या फिर क्वालिटेटिव इवेल्युएशन हो सकती है। क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन में रिटन एग्जाम लिया जा सकता है, ओरल एग्जाम लिया जा सकता है, प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जा सकता है। और क्वालिटेटिव में इंटरव्यू हो सकती है, ऑब्जर्वेशन हो सकती है, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें यूज की जा सकती हैं। तो इसके लिए आपको इवेल्युएशन में क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, पोर्टफोलियोज क्या होते हैं, रेटिंग स्केल्स क्या होते हैं, रूब्रिक्स क्या होते हैं, ये भी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस के बेसिस पर दो तरीके से होती है, नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। इस पर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है और उसे मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा वाले प्लेलिस्ट में ऐड भी कर दिया है, तो आप चाहें तो वो देख लीजिए, उसके बाद कोई डाउट नहीं बचेगा। यहाँ पर सिंपली मैं आपको बता देती हूँ, नॉर्म रेफरेंस जब एक नॉर्म के तहत आपको कंपेयर किया जाता है, यहाँ पर आपका कंपैरिजन दूसरों से किया जाता है ग्रुप में, और जो रिजल्ट होता है वो परसेंटाइल में आता है। रिलेटिव ग्रेड स्कोर, दूसरों के साथ आपको कंपेयर करके आपका रिजल्ट दिया जाता है। जैसे कि नॉर्म रेफरेंस में जब परसेंटाइल में रिजल्ट आता है तो उसमें ये होता है कि कितने बच्चे आपसे आगे हैं या कितने बच्चे आपसे पीछे हैं। जैसे अगर आपका 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आया है तो इसका मतलब आप 99% बच्चों से आगे हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, परसेंटाइल आता है, आपको दूसरों के साथ कंपेयर करके आपका रिजल्ट दिया जा रहा है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे कंपिटेंसी चेक की जाती है। जहां पर वर्ड आपको कंपिटेंसी, कभी कभी ये पूछता है कि कंपिटेंसी चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो वो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है। और किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आपको दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो ये कौन सा टेस्ट है या ये कौन सी इवेल्युएशन है, तो वो नॉर्म रेफरेंस्ड इवेल्युएशन होती है। तो जैसे क्राइटेरियन में पहले से ही क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है, जैसे कि अगर आपके 100 में से 35 मार्क्स आ रहे हैं तो आप पास हैं, अदरवाइज आप फेल हैं। तो ऑलरेडी सेट क्राइटेरिया है, कंपिटेंसी आपकी ऑलरेडी सेट है कि अगर ये कर पाते हो तो कंपिटेंट हो, अदरवाइज नहीं हो। तो जहां पर एक क्राइटेरिया है, आपको किसी क्राइटेरिया के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो वो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। और जहां पर आपको किसी
और के साथ यानी कि ग्रुप के साथ कंपेयर किया जा रहा है तो वो नॉर्म रेफरेंस है। जैसे आपने देखा होगा कुछ यूनिवर्सिटीज में होता है कि जो टॉपर है अगर आपके मार्क्स उसके 40% आ रहे हैं तो आप पास हो, अदरवाइज आप फेल हो, या 30% आ रहे हैं तो वो दूसरों के साथ कंपेयर करके जब रिजल्ट दिया जाता है तो वो नॉर्म रेफरेंस में आता है, और जब प्रॉपर सेट क्राइटेरिया है तो वो क्राइटेरियन में आता है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस के बेसिस पर इवेल्यूशन होती है डायग्नोस्टिक, जो कि मैंने आपको बता ही दी है। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड इवेल्यूशन होती है जब हम बच्चे का टैलेंट जानना चाहते हैं और फिर उसके बेसिस पर उसे ट्रेन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में ये देखा जाता है कि जो किसी कोर्स में अगर उसे एडमिट किया जा रहा है तो उसमें उसकी क्वालिटीज भी हैं या नहीं है, कि उसका टैलेंट जान के उस हिसाब से उसे ट्रेन करना। अचीवमेंट टेस्ट में हमारे समेटिव इवेल्यूशन ही आ जाते हैं कि बच्चे ने कितना अचीव किया है, जो लास्ट में चेक किया जाता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में हम देखते हैं कि बच्चा कितना प्रोफिशिएंट है, क्या उसे आता है। तो अगर हम एप्टीट्यूड इवेल्यूशन और प्रोफिशिएंसी की बात करें तो इनमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि एप्टीट्यूड में आपका टैलेंट जान के आपको उस हिसाब से ट्रेन किया जाएगा, प्रोफिशिएंट में सिर्फ इतना देखा जाता है कि आपको कितना आता है। एक और टॉपिक जो हालांकि मुझे आपको थोड़ा स्टार्टिंग में बताना था लेकिन किसी रीजन की वजह से वो स्किप हो गया, और क्योंकि ये वीडियो मैं कंटिन्यूशन में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो फिर थोड़ा एडिट करने में इशू आएगा, इसलिए वहां पर ना करके मैं आपको यहीं पर वो छोटा सा टॉपिक समझा देती हूँ कि टीचिंग क्या है। चेंज इन बिहेवियर और चेंज इन बिलीफ इन नॉलेज होता है, ठीक है। तो बिहेवियर में चेंज कैसे आता है, कंडीशनिंग और ट्रेनिंग के जरिए, और बिलीफ एंड नॉलेज में इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन के जरिए। तो ये जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, इसीलिए ये मुझे आपको पहले बताना था, पर कोई बात नहीं, अब यहाँ पर भी हम इसे समझ सकते हैं। तो कंडीशनिंग क्या होती है, स्मॉलेस्ट लेवल होता है टीचिंग का। यहाँ पर हम रिपीटेटिव बिहेवियर करवा देते हैं, जैसे पैवलव में क्लासिकल कंडीशनिंग हो रही थी कि रिपीटेशन करके हमने वो चीज बिहेवियर में ऐड करवा दी। ट्रेनिंग क्या होती है, जहां पर स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में सिखाया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए जो होती है, ठीक है। और फिर आता है बिलीफ इन नॉलेज में चेंज कैसे ला सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस होती है जो किसी बेसिक पर्पस के लिए दी जाती है, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, जो फॉर्मल ऑर्डर्स होते हैं। फिर आता है इंडोक्ट्रिनेशन, इसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। इंडोक्ट्रिनेशन होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पर क्या होता है कि आप पूरी तरीके से उस इंसान की बात मान लेते हो, नो काउंटर क्वेश्चन, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं करोगे, जैसे एक तरीके के ब्रेन वॉश जो हो जाता है, बिलीफ सिस्टम पूरा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या है, किसी की बात इतनी मानते हैं, जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो भी एक तरीके से इंडोक्ट्रिनेशन की स्टेज में होता है अपने टीचर से, कि जो टीचर ने बोला वही सही बात है। या फिर जो रिलीजियसली जो की जाती है, जैसे कुछ लेडीज जो अगर किसी स्पिरिचुअल गुरु में मानते हैं, किसी रिलीजियस चीज में मानते हैं, तो वो इतना ज्यादा बिलीव करते हैं कि वो उन्हें काउंटर क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो वो हो जाती है हाईएस्ट स्टेज जो कि है इंडोक्ट्रिनेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाईएस्ट स्टेज कौन सी होती है, इंडोक्ट्रिनेशन। और इंडोक्ट्रिनेशन होती क्या है कि जब हम कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं करते हैं, टोटली बिलीव करते हैं उस इंसान पर या जो चीज बोली जा रही है। नेक्स्ट हम जानेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में। माइक्रो टीचिंग किसके द्वारा दी गई है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन द्वारा दी गई 1963 में। माइक्रो टीचिंग क्या है कि इसको हम स्केल डाउन टीचिंग भी बोलते हैं और मिनिएचर टीचिंग भी बोलते हैं। एक तरीके की ट्रेनिंग है जो इन सर्विस और वुड बी टीचर यानी कि जिस प्यूपिल टीचर्स को दी जाती है, जो हम बीएड के स्टूडेंट्स को बोलते हैं, जो कि टीचर बनने वाले हैं फ्यूचर में। और इंडिया में इसे लाया गया था डीडी तिवारी द्वारा 1967 में इलाहाबाद में। तो इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि एक तो आपको नाम पूछ सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग को और क्या बोला जाता है, तो स्केल डाउन टीचिंग और मिनिएचर टीचिंग बोला जाता है। दूसरा कितने टाइम की होती है, 36 मिनट की होती है। किसके लिए होती है ये पता होना चाहिए कि इन सर्विस एंड वुड बी टीचर्स के लिए होती है। और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रो टीचिंग में एक साइकिल में हम कितनी स्किल सीखते हैं, तो 1 स्किल एट अ टाइम, कि एक साइकिल में हम एक ही स्किल सीखते हैं। जैसे कि अलग अलग स्किल्स होती हैं, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट होती है, स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड होती है, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, एक्सप्लेनिंग, क्वेश्चनिंग, इस तरीके से अलग अलग स्किल्स होती हैं। तो वो एक साइकिल में एक ही स्किल सीखी जाती है। और इसमें आपको पता होना चाहिए स्टेप्स। तो स्टेप्स में सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि आप इससे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि इसे स्केल डाउन या मिनिएचर टीचिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारी चीजें हम थोड़ी डाउन कर देते हैं, स्केल डाउन कर देते हैं। जैसे कि अगर हम रियल टीचिंग एनवायरनमेंट देखें तो वहां पर आपको क्लास में
एटलीस्ट 30 से 35 बच्चों को पढ़ाना होता है, लेकिन यहाँ पर आपके 5 to 10 पेयर्स ही आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन्हीं को आप पढ़ा रहे हो और वही आपको बताएंगे कि आपने कैसा परफॉर्म किया। तो ये चीज़ होगी। और जनरल टीचिंग अगर हम देखें तो अगर क्लास 30 मिनट की है या 35 मिनट की है, उस हिसाब से आप प्लान करोगे, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 6 मिनट का एक लेसन प्लान प्रिपेयर करना होता है। जैसे आपने बीएड में भी माइक्रो फाइल्स बनाई होंगी, माइक्रो टीचिंग फाइल्स, तो वो ये चीज़ होती है कि सारी चीज़ें थोड़ी डाउन कर दी गई हैं, इसीलिए इसे स्केल डाउन टीचिंग बोला जाता है। तो सबसे पहले हम प्लान करेंगे कि कौन सी स्किल पढ़ानी है और उस हिसाब से लेसन प्लान पूरा अपना बनाएंगे। फिर उसके बाद टीच करेंगे, 6 मिनट के लिए पढ़ाया जाएगा। फिर हमारे पीयर्स के द्वारा और हमारा जो ऑब्जर्वर होगा उसके द्वारा हमें फीडबैक दिया जाएगा 6 मिनट के लिए। फिर रीप्लान किया जाएगा, यानी कि जो कमियां होंगी वो हमें बताएंगे और फिर उसके बाद हम रीप्लान करेंगे जिसके लिए 12 मिनट दिए जाएंगे। फिर हम दोबारा पढ़ाएंगे, रीटीच करेंगे और हमें री-फीडबैक मिलेगा। तो इसमें कभी कभी अगर आपको घुमा के क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आ जाता है। सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं माइक्रो टीचिंग से, एंड इवन नेट और बाकी टेट्स में भी पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कभी कभी कि प्लानिंग के लिए कितना टाइम दिया जाता है माइक्रो टीचिंग में। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि प्लानिंग के लिए कोई टाइम नहीं दिया जाता है। हम पहले से प्लान करके आ रहे हैं, घर से ही प्लान करके आ रहे हैं, या फिर हम पहले से प्लान करके जा रहे हैं कि हमें क्या पढ़ाना है। और रीप्लान के लिए डबल टाइम दिया जाता है कि आप वहां पर रहकर ही अब आपको रीप्लान करना है कि अच्छा ये मेरी गलतियां थी, इसे मुझे इस तरीके से सुधारना है। तो रीप्लान के लिए 12 मिनट्स होते हैं और प्लानिंग के लिए कोई टाइम नहीं होता है, और टोटल ये 36 मिनट का साइकिल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। 2015 में ये आया था, एक तरीके का मोड ऑफ इवेल्युएशन है। यहाँ पर बच्चों के पास चांस है कि वो अपनी चॉइस के हिसाब से कोर्स सिलेक्ट कर पाए और उस कोर्स के बेसिस पर उन्हें जो क्रेडिट मिलेंगे वो क्रेडिट उनके ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं किसी और कोर्स में। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। क्वेश्चन इस पर भी आया है कि या तो अगर इजी क्वेश्चन आना होता है तो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, और अगर थोड़ा डीप में आना हो तो पूछ लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज उनके द्वारा दिए जाते हैं। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में हमारे पास कोर कोर्स होते हैं, इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं जिनमें हमें चुनना होता है, वो डिसिप्लिन बेस्ड कोर्स हो सकते हैं, डेजर्टेशन कोर्सेज, जेनरिक कोर्सेज। नेक्स्ट एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज होते हैं और स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज होते हैं। तो इसमें क्या है, 3 E's पर ये काम करता है कि एफिशिएंसी, एक्सीलेंस और इक्विटी। कि एफिशिएंट बने बच्चे, एक्सीलेंसी आए टीचिंग लर्निंग में, और इक्विटी यानी कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोर्स को चुन सके कि क्या कोर्स मुझे करना है, उस हिसाब से खुद ही डिसाइड कर सके, ताकि एक इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच हो सके स्टडी की और बच्चे स्किल बेस्ड कोर्सेज भी सीख पाएं। तो जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है इसने एम्फेसिस किया है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पे। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है एबीसी कॉन्सेप्ट, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। तो किस कोर्स से आपने कितने क्रेडिट्स जो कमाए हैं वो आपके बैंक में एक तरीके से, जैसे चीज़ें हम जमा करते जाते हैं तो वहाँ पर क्रेडिट्स आपके जमा होते जाते हैं, ताकि जो फैकल्टी है जो ये सब चीज़ें मैनेज कर रही है वो आपके चेक कर सके कि कितने क्रेडिट्स आपने अर्न किए हैं। जैसे अगर आप 1 आवर थ्योरी क्लास लेते हो तो आपको 1 क्रेडिट मिलता है, 2 आवर्स प्रैक्टिकल करते हो किसी कोर्स में तो 1 क्रेडिट मिलता है। तो उस हिसाब से आपके क्रेडिट जो है वो ऐड होते जाते हैं। ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, तो अभी के लिए आप इतनी ही चीज़ें समझ सकते हैं, और अगर मौका मिला तो मैं इसको और अच्छे से इलैबोरेट करके भी समझा दूंगी। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि कब आया है ये, फुल फॉर्म क्या है, कौन कौन से कोर्सेज इनके द्वारा अवेलेबल करवाए जाते हैं, और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, और कौन से 3 E's हैं जिसके बेसिस पर ये काम करता है, वो है एफिशिएंसी, एक्सीलेंस एंड इक्विटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जैकस टेलर्स 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग के बारे में। 2001 में जैकस टेलर ने एक रिपोर्ट दी थी जिसका नाम था द ट्रेजर विद इन, जिसमें 21st सेंचुरीज में लर्निंग के किन स्तंभों पर लर्निंग्स होनी चाहिए उसके बारे में बात करिए। तो इसमें सिंपली आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। एक तो रिपोर्ट का नाम पूछ लेते हैं कि जैकस टेलर्स ने कौन सी रिपोर्ट दी है, या फिर पूछ लेते हैं कि 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं। इसके अलावा पूछ लेते हैं कि आपको कुछ ऐसे दिए होंगे कि लर्निंग टू नो, लर्निंग टू लिव टुगेदर, तो इनमें से कौन से 4 पिलर्स हैं और कौन से नहीं हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो इन्होंने जो 4 पिलर्स दिए थे वो है लर्निंग टू नो, कि हम नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ाई करते हैं, लर्न करते हैं।
नेक्स्ट है लर्निंग टू लिव टुगेदर, कि हम अप्लाई कर पाएं जो चीज़ें हमने सीखी हैं उसको अप्लाई करके हम हार्मनी में रह पाएं। जो सीखा है ऐसा नहीं है कि हम उसको दूसरों के अगेंस्ट यूज करें। लर्निंग टू डू, एक तरीके से प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच यहाँ पर आ जाती है कि जो सीखा है उससे रिलेटेड वर्क कर पाए हम। लर्निंग टू बी, यानी कि हम एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट अप्रोच यहाँ पर आ जाती है कि अच्छे रिफ्लेक्टर बने, अच्छे प्रैक्टिशनर बने, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने। तो ये 4 पिलर्स है जिन पर लर्निंग टिकी हुई है 21st सेंचुरी के लिए। नेक्स्ट एक टर्म होती है रिफ्लेक्टिव टीचिंग, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है कि जब टीचर सोचता है कि उसने क्लास में क्या पढ़ाया, क्या वो अपने लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर पाया है, कैसा काम उन्होंने किया है, खुद को ऑब्जर्व करना, खुद को इवेल्युएट करना, तो उसे रिफ्लेक्टिव टीचिंग कहते हैं। तो इस पर क्वेश्चन इस तरीके से एक बार देखा गया था कि जैसे उन्होंने बोला था कि एक टीचर है, वो क्लास में पढ़ा कर आया है, अब वो सोच रहा है कि उसने क्या पढ़ाया या क्या वो आउटकम्स अचीव कर पाया है। तो ये वो वहां पर क्या कर रहा है, तो कुछ ऑप्शंस दिए थे, तो उनमें राइट ऑप्शन हो गया था रिफ्लेक्टिव टीचिंग, कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि क्या उसने पढ़ाया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में पता होनी चाहिए वो है मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन में डिफरेंस। मेजरमेंट क्या होती है, काउंटिंग होती है, और असेसमेंट क्या होती है जब बच्चे को किसी स्टैंडर्ड के साथ या स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है, और इवेल्युएशन होता है जजमेंट पास करना। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि कोई टेस्ट हुआ है बच्चे का, तो अगर मैं उसकी टीचर हूं तो मैं उसे मार्क्स दे रही हूँ, जैसे 10 में से मैंने उसे 8 मार्क्स दिए, तो वो क्या होगी, मेजरमेंट होगी। असेसमेंट की मैंने कंपेयर किया उसे एक स्टैंडर्ड से कि ये बच्चा पास होगा या फेल होगा, या बाकियों के कंपैरिजन में इसके मार्क्स कैसे हैं। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन, अब मैंने जजमेंट पास कर दी कि ये बच्चा पास है या ये बच्चा फेल है, या फिर मैं उसकी नोटबुक पर लिख दूंगी वेरी गुड या फिर गुड, तो वो क्या होगी, इवेल्युएशन। इस पर एक बार ऐसे क्वेश्चन देखा गया था कि एक टीचर जो है वो बच्चे की नोटबुक पे कमेंट देते हैं, तो ये क्या है, असेसमेंट है, मेजरमेंट है या इवेल्युएशन है। तो नोटबुक पर कमेंट देना यानी कि टीचर ने जजमेंट पास कर दी, तो ये हो जाएगी इवेल्युएशन। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे गैनेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं, ये सीक्वेंस में लगाने के लिए आपको आ जाते हैं कि इन्हें सीक्वेंस में लगाओ। तो हमें पता होना चाहिए क्या 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है। गैने से एक आध क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलता है, क्योंकि गैने ने इतनी सारी चीजें दी हैं तो कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन आना ही है। तो सबसे पहले आता है गेन अटेंशन, यानी कि हुक। जब हम क्लास में जाते हैं तो बच्चे की अटेंशन गेन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज ओरिएंट द लर्नर, कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं। फिर आता है स्टिमुलेट एंड रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज, हम बच्चे की नॉलेज टेस्ट करते हैं कि पिछला बच्चे को कितना आता है, क्योंकि उसी हिसाब से तो हम कंटेंट मटेरियल प्रेजेंट करेंगे उसके सामने। फिर प्रेजेंट करते हैं कंटेंट मटेरियल, फिर उसको किस तरीके से समझना, इसके लिए बच्चे को गाइड करते हैं, प्रोवाइड लर्नर गाइडेंस। फिर उसके बाद हम बच्चे को परफॉर्म करके बताते हैं और देखते हैं कि बच्चा खुद परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं, और बच्चे को फीडबैक देंगे इसके बेसिस पर। और फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं। फिर उसके बाद हम किस तरीके से, अब चीज सीख तो ली है लेकिन वो चीज उस बच्चे के दिमाग में भी ऐसा नहीं है कि आज हमने सिखाई कल भूल जाए, ऐसा ना हो। तो उसके लिए इन्हेंस करेंगे हम उसकी रिटेंशन, हम उसे कुछ निमोनिक बता देंगे। जैसे मैंने आपको की बिहेवियर याद करने के लिए निमोनिक बता दिया, लाइट। और फिर जो गैने के वो स्टेप थे उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि एसएससी का पेपर है, वीडियो देखेंगे सीआरपीएफ के जवान। तो वो क्या है, एक तरीके से निमोनिंग। ये मैंने इसलिए बताया कि आपकी रिटेंशन हो सके, और जो आज आपने सीखा है कल उसे आप ट्रांसफर कर सकें। तो इनहेंस, रिटेंशन एंड ट्रांसफर, इसमें आपको सीक्वेंस याद रखना है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो बेसिक सी चीजें हैं कि ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले अटेंशन गेन करेंगे एंड देन स्टेप बाय स्टेप चलते हुए रिटेंशन एंड ट्रांसफर तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है वो है ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो इसमें स्वयं प्रभा और मूक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। नेट के पेपर में एक बार डायरेक्ट ये पूछ लिया गया था कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है, या अगर पेपर इजी आना हो तो मूक्स की भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। जैसे कि मूक्स की क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। तो सबसे पहले हम स्वयं के बारे में बात करेंगे। इसकी जो क्या बोलते हैं फुल फॉर्म है वो मैंने आपको बता ही दी है। तो ये एक तरीके का मूक है, यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, जो कि लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2017 में
3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स को अचीव करने के लिए। क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स कौन से हैं स्वयं के, तो वो है एक्सेस यानी कि हर किसी तक नॉलेज पहुंच पाए, इक्विटी नीड के अकॉर्डिंग को जो चीज मुझे पढ़नी है मैं वही पढूं, क्वालिटी यानी कि जो कंटेंट हो वो अच्छा हो। 3 एज भी स्वयं के होते हैं यानी कि एनी वन एनीवेयर एनी टाइम, कि कोई भी पढ़ सके, कहीं पर भी पढ़ सके, किसी भी समय पढ़ सके। तो इसीलिए एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं इसके। और क्वेश्चन स्वयं से कहाँ से आता है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं स्वयं के। स्वयं पर जो भी आपको कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज वीडियो लेक्चर्स, इंटरेक्टिव सेशंस जो होते हैं, वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं। रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट जो आ जाता है कि आपको ई नोट्स दिए जाएंगे। सेल्फ असेसमेंट, आप जो क्विजेस वगैरह होते हैं वो लगा के, टेस्ट वगैरह लगा के खुद को असेस कर सकते हैं। स्वयं में कोई दूसरा आपको असेस नहीं करता है। इस पर भी क्वेश्चन आया था एक बार कि स्वयं में टीचर असेस करता है, नहीं, टीचर असेस नहीं करता है। स्वयं का जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो है सेल्फ असेसमेंट, कि हम खुद को असेस करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कशन फोरम, कि अगर आपको कहीं कुछ डाउट रह गया है तो आप वो डिस्कस कर सकते हो डिस्कशन फोरम में। तो स्वयं पर हमें डिफरेंट कोर्सेज मिलते हैं 9 से लेके पीजी एजुकेशन तक। तो उसके लिए अब कोऑर्डिनेटर्स भी होंगे। तो 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं स्वयं के। एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि कितने क्वाड्रेंट्स हैं, तो क्वाड्रेंट्स 4 हैं और कोऑर्डिनेटर्स यानी कि जो कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं तो वो 9 हैं। तो इन 9 कोऑर्डिनेटर्स के नाम आपको पता होने चाहिए और कौन सा कोऑर्डिनेटर किससे रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी और एनआईओएस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये फुल फॉर्म्स मैं आपको बताती चलूंगी, इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि अगर आप साथ में खुद नोट्स बनाते जाएंगे तब ये सेशन जो है वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल होने वाला है। एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये भी स्कूल एजुकेशन के लिए काम करता है। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये पीजी एजुकेशन के लिए काम करती है, डिप्लोमास के लिए, स्किल कोर्सेज के लिए। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये नॉन टेक्निकल जो पीजी कोर्सेज होते हैं उनके लिए काम करती है। नपटल यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड लर्निंग, तो जितने भी इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं उनके लिए कंटेंट ये बनाते हैं। आईआईएम बॉम्बे यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बॉम्बे, तो जितने भी मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज होते हैं उनके लिए कंटेंट ये बनाते हैं। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो जितने भी सेल्फ बेस्ड लर्निंग कोर्सेज होते हैं या फिर इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं उनके लिए कंटेंट ये बनाते हैं। CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, तो जो नॉन टेक्निकल यूजी डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए कंटेंट ये बनाते हैं। नेक्स्ट है NITTR यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, तो ये वर्ड ही जैसे बता रहा है, टीचर ट्रेनिंग के लिए कंटेंट ये बनाते हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि नाम पता होने चाहिए सबके। एक बार डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ ली गई थी कि AICTE की क्या फुल फॉर्म है, नपटल की क्या फुल फॉर्म है, NITTR की क्या फुल फॉर्म है, तो वो क्लियर होना चाहिए आपको। और अगर थोड़ा डीप में क्वेश्चन आना हो तो इस तरीके से पूछ लेते हैं कि नपटल किस चीज के लिए कंटेंट बनाता है, तो इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए कंटेंट बनाता है। या फिर पूछ लेंगे कि CEC किसके लिए कंटेंट बनाता है, तो नॉन टेक्निकल यूजी डिग्री प्रोग्राम्स के लिए कंटेंट बनाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्वयं प्रभा के बारे में। तो स्वयं प्रभा क्या है, 34 DTH चैनल्स हैं। ये एक तरीके का डिजिटल इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि 2017 को ही लॉन्च किया गया था। गुरु पूर्णिमा के दिन स्वयं और स्वयं प्रभा दोनों लॉन्च किए गए थे। इसमें क्या है, 34 DTH चैनल्स है जो कि हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है टेलीकास्ट करेंगे 24/7 बेसिस पर यूजिंग GSAT 15 जियोसिंक्रोनस 15 सैटेलाइट। और ये चैनल्स कहाँ से अपलिंक्ड थे, वाइजैक गांधीनगर से थे। क्या मतलब है, वाइजैक की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। कंटेंट इनके लिए प्रोवाइड करवाता है नपटल, IITs, UGC, CEC, इग्नू, NCERT, NIOS, जिसकी फुल फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वेब पोर्टल इन्फ्लेबनेट यानी कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क द्वारा मेंटेन किया जाता है। 24 घंटों में 4 घंटे
हमेशा नया कंटेंट आएगा और 5 बार उसको रिपीट किया जाएगा, ताकि बच्चे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जिस भी टाइम बच्चे को टाइम लग रहा है उस हिसाब से वो चीज़ें सीख सकें। तो 34 DTH चैनल्स में क्या क्या ये कवर करते हैं? हायर एजुकेशन कवर करते हैं, PG और UG लेवल, यानी स्कूल एजुकेशन कवर करते हैं 9th to 12th, और करिकुलम बेस्ड कोर्सेज को कवर किया जाता है, और क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट को असिस्ट किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो अगर क्वेश्चन बहुत ही डीप में आना हो, जैसे कि इस बार नेट के एग्जाम में आया था, तो उन्होंने पूछ लिया था कि चैनल्स के नाम पूछ लिए थे और ये चैनल किसके लिए काम करता है वो पूछ लिया था। तो अगर डीप में आना हो तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो इसके लिए आपको चैनल्स के नाम और कौन सा चैनल कौन सा काम करता है ये थोड़ा पता होना चाहिए। और जनरली वैसे इसमें से क्वेश्चन यही देखा जाता है कि एक बार पूछा था कि कितने चैनल्स होते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि 34 चैनल्स होते हैं। फिर पूछ लिया था कि कौन सी सैटेलाइट के जरिए जो है इनको चैनल्स मतलब टेलीकास्ट करते हैं, तो वो GSAT 15 इस तरीके से। और कहाँ से अपलिंक्ड होते हैं? वाइजैग, और वाइजैग का फुल फॉर्म ये पूछ लेते हैं। और वेब पोर्टल कौन मेंटेन करता है? इन्फ्लेव नेट, यानी कि इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। और एक बार तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था कि न्यू कंटेंट कितने घंटे आता है, तो न्यू कंटेंट दिन में 4 घंटे आता है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या चीज़ें ये कवर करते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो स्वयं प्रभा के बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज MOOCs, यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो सब पहले ना ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज होते थे, जैसे कि जो बुक्स हमें मिलती थी, जो PDF स्लाइड्स वगैरह हम देखते थे, उन्हें रिप्लेस करके आए हैं MOOCs। तो एक बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था कि MOOCs किसको रिप्लेस करके आए हैं? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को। क्योंकि अब हम बुक्स क्यों देखें जब हमें पूरा कोर्स ही मिल रहा है, और वो भी कुछ में फ्री में भी मिलता है, और कुछ कोर्सेज के लिए हमें थोड़ी बहुत अमाउंट पे करनी पड़ती है। तो ये स्टार्ट किया गया था जॉर्ज साइमंस एंड स्टीफन डाउन्स द्वारा 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में, और इन्होंने इसे नाम दिया था CCK08, यानी कि कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज, और 2008 में शुरू हुआ था, तो 08। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। और टाइप्स MOOCs 2 तरीके के होते हैं, XMOOCs और CMOOCs। XMOOCs में वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, प्री सिलेक्टेड मटेरियल होता है कि इस कोर्स में ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। CMOOCs होते हैं कम्युनिटी MOOCs, जिसमें कम्युनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कोर्सेज या कम्युनिटी एंड कनेक्शंस डिस्कशंस होते हैं, कोलैबोरेट करके लोग सीखते हैं, यानी कि प्री डिसाइडेड नहीं है, प्री सिलेक्टेड मटेरियल नहीं है, तो वो होते हैं CMOOCs। C से कम्युनिटी अगर आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। और XMOOCs भी आप याद रख सकते हो। X यानी कि जो चीज़ें X हो जाती हैं हमें उनके बारे में पूरा पता होता है ना, वेल स्ट्रक्चर्ड, की क्या इनका क्या स्टेप बाय स्टेप होने वाला है, तो वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को हम बोलते हैं XMOOCs में। तो इसमें कुछ कोर्सेज तो नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, जैसे कि NAPTELs द्वारा जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, IITs द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, इनके द्वारा, जिसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लगती है, कोई फीस नहीं लगती है, और कुछ कोर्सेज के लिए आपको कुछ मिनिमल अमाउंट पे करना पड़ता है, जैसे ओपन टू स्टडी हो गया, कोर्सेरा हो गया, EDX हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि आपको कुछ नाम दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन से MOOC के प्लेटफॉर्म हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, ओपन टू स्टडी, कोर्सेरा, EDX, यूडेमी, फ्यूचर लर्न, खान अकेडमी, ओडेसिटी, कैडेंस। तो कुछ MOOC के प्लेटफॉर्म्स के नाम आपको पता होने चाहिए, ताकि अगर आपको 3-4 ऑप्शन भी आते होंगे, तो अगर आपने 3 गेस कर लिए, 3 राइट गेस कर लिए, या 3 आपको पता होंगे, तो 1-2 तो आप गेस भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट एक बार स्टेप्स भी पूछ लिए गए कि MOOC को ज्वाइन करने के क्या स्टेप्स होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप प्लेटफॉर्म चूज करेंगे कि आप MOOC कौन सा करना चाहते हो, फिर अपना अकाउंट बनाएंगे उस पर, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या लर्न करना है। तो अब इसमें ऑडिटेड कोर्स भी होते हैं जो कि हम सिर्फ अपने लिए सीखते हैं कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैंने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया। सर्टिफाइड कोर्स होते हैं जो कि बेनिफिट्स के लिए होते हैं, जिसमें हमें प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलता है। यानी कि जो ऑडिटेड कोर्स था वो सिर्फ हम सीखने के लिए कर रहे हैं कि अपने बेनिफिट के लिए। सर्टिफाइड कोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए, और स्पेशलाइजेशन कोर्स कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स करने के लिए। तो उसमें हम एनरोल कर लेंगे और बाद में कंप्लीट कर सकते हैं कोर्स। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से ही बनता है कि एक तो MOOCs के कौन कौन से टाइप होते हैं, प्रॉफिटेबल MOOCs होते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल MOOCs होते हैं, और कुछ MOOCs के नाम हमें पता होने चाहिए, और
कौन कौन से कोर्सेज होते हैं कि ऑडिटेड कोर्सेज भी होते हैं और उस पर सर्टिफाइड कोर्सेज भी होते हैं और स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी होते हैं। नेक्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्वेश्चन आता है टीचिंग कॉम्पिटेंसेस से। कॉम्पिटेंसेस होती हैं स्किल्स, योग्यताएं जो टीचर के अंदर होनी चाहिए। तो एक बार ऐसे मैच करने के लिए आ गया था कि इनमें से कौन सी पर्सनालिटी रिलेटेड कॉम्पिटेंसेस हैं या फिर पूछ सकते हैं कौन सी स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसेस है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड रिलेटेड कॉम्पिटेंसेस कौन सी होती है? सेल्फ एफिकेसी, यानी कि कॉन्फिडेंट हो टीचर, सेल्फ एफिशिएंट हो, लोकस ऑफ कंट्रोल हो। तो जो पर्सनालिटी रिलेटेड कॉम्पिटेंसेस होती हैं यानी कि कोई भी सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना है वो टीचर को पता हो, सिचुएशंस को टैकल करना आए, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर टीचर सिचुएशन को टैकल कर पाए, सक्सेस हो फेलियर हो उसको एक्सेप्ट करे और उसके ऊपर फर्दर काम कर पाए। तो ये पर्सनालिटी और एटीट्यूड रिलेटेड कॉम्पिटेंसेस होती है। बिहेवियरल कॉम्पिटेंसेस में आता है किस तरीके से टीचर कम्युनिकेट कर रहा है, कैसी उनकी टीचिंग है, किस तरीके से चीज़ों को प्लान कर पा रहे हैं, वो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, कैसे मॉनिटर कर पा रहे हैं। सब्सटेंटिव कॉम्पिटेंसेस में आता है सब्सटेंस से रिलेटेड, जैसे कि सब्जेक्ट नॉलेज कैसी है टीचर की, जनरल नॉलेज कैसी है। स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसेस में आता है डायनामिज्म, कि टीचर डायनामिक हो, फ्लेक्सिबल हो, ऐसे मोनोटोनस एक ही तरीके से ना पढ़ाता जाए, या फिर अगर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो टीचर वो चेंज भी करे। तो ये कुछ टीचिंग कॉम्पिटेंसेस होती है जिनके बेसिस पर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लर्निंग स्टाइल्स। तो दो तरीके के लर्नर्स होते हैं, फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स एंड फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स। तो क्वेश्चन आया था कि कुछ स्टेटमेंट्स दे दी गई थी और पूछा था कि अगर कोई फील्ड डिपेंडेंट लर्निंग है तो इनमें से क्या क्या एक्टिविटीज वो करेगा। तो जो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर होता है वो पीयर, जैसे डिपेंडेंट वर्ड ही बता रहा है, वो पीयर ग्रुप पर डिपेंड करेगा, दूसरों को देखेगा हिंट के लिए, गाइडेंस ढूंढेगा टीचर से कि टीचर पहले बता दे, डेमोन्स्ट्रेट कर दे। कॉपरेशन की भावना रखता है ऐसा बच्चा जो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर होता है, क्योंकि कॉपरेट करेगा तभी तो दूसरों से सीखेगा ना। एक ग्लोबल एस्पेक्ट होता है कॉन्सेप्ट्स एंड मटेरियल्स का। नेक्स्ट है फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स, जो compete करना चाहते हैं क्योंकि वो उतने ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है टीचर पे, फॉर्मल इंटरेक्शन करते हैं टीचर से, बस फोकस रहता है उनका फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स पर। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो है टीचिंग मेथड्स हैविंग इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, यानी कि जब बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच इसमें, तो जो मॉड्यूलर अप्रोच बेस्ड टीचिंग होती है जहाँ पे मॉड्यूल्स के जरिए पढ़ाया जाता है, पर्सनलाइज्ड टीचिंग जहाँ पर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दी जाती है बच्चे की पर्सनल नीड्स के अकॉर्डिंग, और प्रोग्राम्ड लर्निंग। तो इनमें से प्रोग्राम्ड लर्निंग पर काफ़ी बार क्वेश्चन देखा गया है, तो वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि प्रोग्राम लर्निंग के प्रिंसिपल क्या होते हैं। स्मॉल स्टेप्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, प्रॉम्प्ट किया जाता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है, रिपीटेशन होती है, रीइंफोर्समेंट का प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। तो इसमें दो तरीके की अप्रोच होती है, यानी कि दो तरीके से पढ़ाया जाता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में। एक होती है स्किनर अप्रोच, जिसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, और एक होती है क्राउडर्स अप्रोच, जिसे हम ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग या इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार आया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग किसके द्वारा दी गई है, स्किनर द्वारा। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि ब्रांच्ड के बारे में पूछ लें, तो ब्रांच से ही आप याद रख सकते हैं, जैसे कि जो लीन सा बंदा होता है यानी स्किनी बोलते हैं हम, तो लीनियर से स्किनर याद रख सकते हो आप, और ब्रांच यानी कि क्राउड हो जाएगा ना, जब ब्रांचिंग हो जाएगी तो वो क्राउडर्स अप्रोच, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, यानी कि निमोनिक ट्रिक्स हैं याद रखने के लिए चीजें। तो डिफरेंस क्या होता है कि स्किनर अप्रोच में स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है, हर स्टेप को एक फ्रेम बोला जाता है और हम इसमें आगे बढ़ते जाते हैं। क्राउडर अप्रोच में क्या होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन हम हर स्टेप पर चेक भी करते हैं कि क्या बच्चे को वो चीज़ समझ में आई है। इन्हें फ्रेम बोला जाता है, हर स्टेप को फ्रेम, कि एक फ्रेम से हम दूसरे फ्रेम में जाएंगे। तो लीनियर में तो हम चीज़ सीख रहे हैं, दूसरे फ्रेम में जा रहे हैं, ठीक आंसर दे रहे हैं, गलत आंसर दे रहे हैं, उससे उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्राउडर में क्या होगा कि एक फ्रेम में चीज़ सीखेंगे, उसको चेक किया जाएगा, अगर उस फ्रेम में मास्टरी नहीं हुई है, वो चीज़ आपको अच्छे से नहीं आई है, तो दोबारा वही चीज़ सिखाई जाएगी, बैक जाया जाएगा और वही चीज़ सिखाई जाएगी, और फिर जब उसमें मास्टरी हो जाएगी तब नेक्स्ट फ्रेम में हम मूव करेंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है तब तो नेक्स्ट में मूव कर दिया जाएगा, और अगर रॉन्ग है तो रेमेडी की जाएगी उसी फ्रेम में रखकर उसे, और फिर जब मास्टरी हो जाएगी तब नेक्स्ट फ्रेम में भेजा जाएगा बच्चे को, यानी कि नेक्स्ट चीज सिखाई जाएगी। एक और टॉपिक से जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, वो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से।
तो क्वेश्चन होते हैं दो तरीके के, प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस और प्रोडक्ट बेस्ड, या फिर जिसे हम कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं। प्रोसेस यानी कि जिसमें प्रोसेस देखी जा रही है कि बच्चा किस तरीके से आंसर दे रहा है, तो इसमें आते हैं डाइवर्जेंट क्वेश्चन, यानी कि जब बच्चे को अलग अलग दिशाओं में सोचना होता है, प्रोसेस होगी ना वो एक तरीके से। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जो जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि जो शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप्स होते हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जिसे हम बोलते हैं, ये सारे प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाते हैं। और कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं जहां पर सिर्फ कंटेंट पर फोकस है कि आपको वो चीजें फैक्ट्स याद हुए हैं या नहीं हुए। जैसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंडेड हो जाते हैं जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव, जिनका एक ही आंसर होगा, ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से एक्सप्लेन करके कुछ लिख दें। फैक्ट बेस्ड होते हैं कि अगर ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत है। कन्वर्जेंट क्वेश्चन जिनके कन्वर्ज आंसर होते हैं कि वही आंसर, अगर जैसे जब मैंने क्लोज एंडेड के लिए बोला है ऑलमोस्ट उसी तरीके से, जैसे अगर आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये चीज़ भी आपको क्लियर इजीली हो जाएगी। और एक दो चीज़ें और जो इसमें आपको ध्यान रखनी होती है, एक होता है टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट। टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट क्या होता है, जब हम किसी का एटीट्यूड एंड बिहेवियर चेक करते हैं तो वो जो टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि एटीट्यूड इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनालिटी इन्वेंटरीज, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स, पीयर अप्रेजल, ये होते हैं टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट जहां पर हम एटीट्यूड और बिहेवियर चेक कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इसमें एक बार इस तरीके से आया था कि एक तो पूछ लेते कि प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, तो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और बाकी पूछ लेते हैं कि जब आप किसी का एटीट्यूड और बिहेवियर टेस्ट कर रहे हो तो कौन सा टेस्ट यूज होगा, तो टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट यूज होगा। एक होता है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, जो कि अपर लिमिट चेक करने के लिए कि मैक्सिमम कितना आता है बच्चे को, तो इसके लिए होते हैं जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक बार पूछ लिया था कि इनमें से मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट का एग्जाम्पल कौन सा है, तो वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट होता है एक लूप लर्निंग का कॉन्सेप्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है सिंगल लूप लर्निंग और एक होता है डबल लूप लर्निंग। तो सिंगल लूप लर्निंग ट्रेडिशनल मेथड है कि यानी कि कोई आपको प्रॉब्लम दी गई, आपने उसका सॉल्यूशन देखा। डबल लूप लर्निंग में होगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेज आ जाएगी। इसी तरीके से एक ट्रिपल लूप लर्निंग भी होती है, पर उसके बारे में उतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, वो थोड़ी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स आ जाती है। तो डबल लूप लर्निंग में मेटाकॉग्निशन होता है कि जो हम काम करते हैं हम उसके बारे में सोचते हैं। जैसे प्रॉब्लम थी, हमने उसका सोल्यूशन भी पता किया और प्रॉब्लम क्यों हुई है वो चीज भी पता करी और चेंज भी लाया ताकि प्रॉब्लम दोबारा ना हो। और अगर हम ट्रिपल लूप लर्निंग की बात करें तो उसमें प्रॉब्लम कैसे हुई है, क्या एक्शंस हुए हैं, उनके बेसिस पर हम कैसे उसको कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं, तो वो यानी सारी चीजें थोड़ा एक लेवल अप करके करना। तो यही पता होना चाहिए कि डबल लूप लर्निंग में हम कॉज भी जानते हैं और सिंगल लूप लर्निंग में सिर्फ प्रॉब्लम है और हम उसका सॉल्यूशन पता कर ले रहे हैं, जैसे ट्रेडिशनल मेथड से होता था। तो ये तो थे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। इसके अलावा जो थोड़े छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स रह जाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप वो भी पढ़ लेंगे तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल है एक, जिसके बारे में नेट से इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये पता होना चाहिए। प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शंस फैसिलिटीज कौन सी होती हैं, ये पता होना चाहिए। सिलेबस और करिकुलम में क्या फ़र्क होता है, जैसे कि सिलेबस डिस्क्रिप्टिव होता है और करिकुलम प्रिस्क्रिप्टिव होता है कि, और इसके अलावा करिकुलर, को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डिफरेंस। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है कि जब हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड्स को मिक्स करते हैं तो वो ब्लेंडेड लर्निंग होती है। मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, एडगर्स डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, जो मैं आपको बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ, ये भी मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि एडगर डेल में मैक्सिमम रिटेंशन किस स्टेज पर होती है, बॉटम में होती है या टॉप में होती है, तो वो सारी चीजें आपको देखनी है। मॉडल्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग थ्योरीज जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जो कि मैंने आपको एमएड की एंट्रेंस की जो मास्टर क्लास थी उसमें करवाया था। जिग्सॉ टेक्निक क्या होती है, कॉग्निटिव लोड्स क्या होते हैं, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जब मिक्स होके आते हैं तो सिंक्रोनस होता है कि सेम टाइम पर हो रही है, जैसे कि अगर हम लाइव क्लास चला रहे हैं तो वो सेम टाइम पर हो रहा होगा। असिंक्रोनस यानी कि ये वीडियो, जैसे कि अब ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, आपके जो डाउट्स होंगे वो आपको बाद में आप मुझसे पूछोगे तो वो मैं कमेंट में आपको बाद में बता रही हूँ, उसी वक्त नहीं बता पा रही हूँ, तो वो असिंक्रोनस मोड हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बेसिक हैं जिसमें आप खुद भी आंसर्स मार्क कर सकते हो।
या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी मैं डिटेल में करवा चुकी हूँ। सो आई होप इस वीडियो से आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल हेल्प मिलेगी। और अगर मैं इसका पार्ट 2 लेके आती हूँ, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, तो फिर उसमें मैं ये आपके जो छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं ये भी कवर करवा दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता हो कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ताकि मैं उसी हिसाब से नेक्स्ट सेशंस प्लान कर पाऊँ। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।